Hello everyone, I am your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज के सेशन में हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रिंट कल्चर एंड द मॉडर्न वर्ल्ड। ये हिस्ट्री का चैप्टर होने वाला है 10th स्टैंडर्ड का, और ये जो चैप्टर है इसका मैं पार्ट 1 ये सेशन में पढ़ाने वाला हूँ। पार्ट 2 जो है वो अगले वीडियो में बना लो, ये बहुत लेंथी टॉपिक है, ठीक है। तो अभी ये टॉपिक में प्रिंट कल्चर एंड मॉडर्न वर्ल्ड के ये टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं जो प्रिंट जो है, प्रिंट का ओरिजिन कहाँ हुआ है, कौन से कंट्रीज में ये प्रिंट का जो कल्चर है ये स्टार्ट हो गया, मतलब पेपर्स पे प्रिंट करना चालू हो गया, बुक्स जो है वो उसका इन्वेंशन स्टार्ट हो गया, पढ़ना चालू हो गया, रीडिंग जो कल्चर है वो डेवलप होने लग गया। और ये जो प्रिंट कल्चर है उसके क्या क्या एडवांटेजेस रहे, क्या क्या फायदे रहे, क्या क्या नुकसान रहे। और ये जो प्रिंट कल्चर है ये यूरोप में जाने के बाद जो सोशल रिफॉर्म्स है, जो रिलीजियस रिफॉर्म्स है, उसके वजह से क्या क्या हुआ, कौन से रिलीजियस रिफॉर्म्स इसकी वजह से हुए, ये सब ये चैप्टर में हम लोग क्या करने वाले, पढ़ने वाले। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, दिस इज माय यूट्यूब चैनल। नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी ये प्रिंट कल्चर के टॉपिक में हम लोग देखने वाले जो प्रिंट है हम ये डे टू डे एक्टिविटीज में कैसे यूज करते हैं। जो प्रिंट है हम लोग हर रोज न्यूज़पेपर्स पढ़ते हैं, न्यूज़पेपर पढ़ने के बाद जो गवर्नमेंट की जो नोटिफिकेशंस आती है ये भी पेपर थ्रू आती है, अभी ऑनलाइन भी देखने को मिलती है। नोटिफिकेशन के बाद हम जो बैनर्स देखते हैं, जितनी भी एडवर्टाइजमेंट देखती है, ये सब प्रिंट पे आता है, ठीक है। तो बुक्स है, स्कूल्स में हम बुक्स यूज करते हैं, ठीक है। आप लोग आपके एग्जाम्स के लिए बुक्स यूज करते हो, ये सब कहाँ से आ रहा है, ये प्रिंट कल्चर से देखने को मिल रहा है, ठीक है। तो ये प्रिंट कल्चर, ये जो प्रिंट कल्चर के जो टॉपिक में हम जो प्रिंट यूज कर रहे हैं डे टू डे एक्टिविटीज में, इसका जो ओरिजिन है, ठीक है, उसका डेवलपमेंट ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कैसे हुआ, ये चैप्टर में हम लोग देखने वाले। ये चैप्टर में हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं या क्या क्या सीखने वाले हैं। पहले तो ओरिजिन ऑफ द प्रिंट, ओरिजिन ऑफ प्रिंट, जो प्रिंट है उसका ओरिजिन कहाँ हुआ, जो एशियन कंट्रीज है उसमें हुआ, ठीक है। फिर उसके बाद ये जो प्रिंट है, ये प्रिंट का डेवलपमेंट कैसे हुआ, मतलब ये जो प्रिंट है आने के बाद प्रिंट से कैसे हैंड प्रिंटिंग पे, हैंड प्रिंटिंग के कैसे मैकेनिकल प्रिंटिंग पे शिफ्ट हुआ। फिर उसके बाद ये जो प्रिंट है ये यूरोप कैसे गया, और यूरोप में जाने के बाद कौन से रूट से ये यूरोप गया, और यूरोप जाने के बाद कौन से सोशल चेंजेस वहां देखने को मिले, जो लिटरेट पॉपुलेशन है वो कैसे बढ़ने लग गई, और जो इंटेलेक्चुअल जो तबका है उसने सोसाइटी को ये प्रिंट के जरिए कैसे चेंज किया। ये सारी हम ये टॉपिक में क्या पढ़ने वाले, ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। द फर्स्ट बुक्स, अभी पहला टॉपिक होने वाला है द फर्स्ट बुक्स। अभी द अर्लीस्ट काइंड ऑफ द प्रिंट टेक्नोलॉजी वाज डेवलप्ड इन चाइना। अभी ये जो बुक्स प्रिंट टेक्नोलॉजी है इसका जो ओरिजिन है ये कहाँ हुआ है, ये 3 कंट्रीज में हुआ, चाइना, जापान एंड कोरिया। जो कौन से कंट्रीज है, ये एशियन कंट्रीज है। मतलब ये जो प्रिंट कल्चर का जो इन्वेंशन है, प्रिंट कल्चर का जो डेवलपमेंट है, ये सबसे पहले कहाँ देखने को मिला, ये देखने को मिला एशियन कंट्रीज में। दिस वाज अ सिस्टम ऑफ हैंड पेंटिंग। अभी यहाँ पे जो प्रिंट कल्चर डेवलप हुआ था वो कैसा था, हैंड पेंटिंग था, मतलब हाथ से बनाए गए प्रिंट होते थे, ठीक है। ये लोग यहाँ पे देख सकते हो जो वुड ब्लॉक्स है वो यूज करके क्या किया जाता था, वो वुड ब्लॉक इसको इनके सामने रब किया जाता था और ऐसे प्रिंट्स बनाए जाते थे एशियन कंट्रीज में। From AD 594 onwards, books in China were printed by rubbing papers. अभी चाइना में 594 AD में जो प्रिंट होता था वो पेपर को इंक के सामने रब करके होता था। आप स्कूल में, आप लोगों ने स्कूल में बहुत बार वो बुक्स पे किया होगा, जो कॉइन होता है वो कॉइन पेपर के दूसरे साइड पे आप पेंसिल को क्या करते हो, ऐसा स्केचिंग करते हो, जो कॉइन होता है उसका एग्जैक्ट इम्प्रिंट जो पेज पे आ जाता है। यही सेम कंसेप्ट यहाँ पे किया जा रहा है। ऑल्सो इन्वेंटेड देयर अगेंस्ट द इंक सर्फेस ऑफ द वुड ब्लॉक्स। अभी क्या किया जाता था, वो जो इंक सर्फेस है वुड ब्लॉक्स के सामने उसको रब किया जाता था और वो क्या हो जाता था, प्रिंट हो जाता था। As both sides of the thin porous sheets could be printed, the traditional Chinese according book was folded and stitched at the side. अभी ये जो वुड ब्लॉक्स होते थे इसमें इंक बहुत ज्यादा ये कलर्ड होती थी, मतलब जो पेज पे आगे पीछे तक प्रिंट हो जाता था, इसलिए एक ही पेज पे क्या किया जाता था, एक ही प्रिंट किया जाता था, फिर दूसरे पेज पे दूसरे प्रिंट किए जाते थे, और ऐसे फोल्ड होके जैसे फोल्ड्स किए जाते थे। आप लोग ये देख सकते हो ये फोल्ड हो रहा है, और यही फोल्ड होके लास्ट में जो बुक होती थी वो स्टिच की जाती थी, ठीक है। It was then copied by skilled craftsmen through the calligraphy. अभी ये जो कॉपी, ये जो एक प्रिंट बनाया, ठीक है, बुक का एक अगर प्रिंट बन गया तो उसी को कॉपी किया जाता था हैंड प्रिंटिंग में, और ये कॉपी कौन करता था, कैलियोग्राफर्स करते थे। मतलब कैलियोग्राफी आज जो लोग होते हैं वो कैलियोग्राफी करते हैं, अलग अलग वे ऑफ राइटिंग होता है, यही कैलियोग्राफर्स वो टाइम पे भी एग्जिस्ट किया करते थे। द इंपेरिकल स्टेट इन चाइना मेजर प्रोड्यूसर ऑफ प्रिंटेड मटेरियल। अभी इंपेरिकल स्टेट मतलब यहाँ पे चाइना में राजा महाराजा हुआ करते थे, उनका साम्राज्य हुआ करता था, और ऐसे टाइम पे राजा महाराजाओं के टाइम पे ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम हुआ करती थी।
ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मतलब क्या? ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम मतलब आज इंडिया में जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईपीएस ऑफिसर्स होते हैं, अलग अलग रेवेन्यू के ऑफिसर्स होते हैं, ठीक है, ये ऑफिसर्स एक्चुअल में कंट्री चलाने का काम करते हैं, ठीक है, इसी को क्या बोला जाता है? ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम बोला जाता है। अभी चाइना में जो राजा महाराजा हुआ करते थे, उनकी ब्यूरोक्रेटिक सिस्टम में एग्जाम कंडक्ट की जाती है। जैसे आज यूपीएससी एमपीएससी का जैसे एग्जाम्स कंडक्ट किए जाते हैं, वो टाइम पे चाइना का जो राजा है वो गवर्नमेंट ऑफिशियल्स के लिए एक एग्जाम कंडक्ट कराता था। इसके लिए जो प्रिंट है वो वास्ट नंबर्स में बुक्स प्रिंट किए जाते थे, ठीक है, टेक्स्ट बुक ये एग्जाम के लिए क्या किए जाते थे? वास्ट नंबर्स में प्रिंट किए जाते थे। फ्रॉम द 16th सेंचुरी द नंबर ऑफ एग्जामिनेशन कैंडिडेट वेंट अप एंड दैट इंक्रीज द वॉल्यूम ऑफ द प्रिंट। अभी 16th सेंचुरी की हम जब बात करें, 16th सेंचुरी मतलब कब से कब तक का टाइम? 16th सेंचुरी मतलब 1500 से 1599 तक का टाइम, ठीक है। अभी ये टाइम पे जो एग्जाम देने वाले जो बच्चे हैं चाइना में वो बढ़ने लग गए, और उसी की वजह से जो टेक्स्ट बुक है वो भी क्या करने पड़े? उसका जो वॉल्यूम है वो बढ़ाना पड़ा, ठीक है। नेक्स्ट है डाइवर्सिफाइड यूजेस ऑफ द प्रिंट। अभी 17th सेंचुरी में जो अर्बन कल्चर है वो चाइना में डेवलप होने लग गया। अर्बन कल्चर मतलब सिटीज चाइना में डेवलप होने लग गई। अभी ऐसे सिटीज में जो लोग होंगे उनके पास अच्छा खासा पैसा आएगा, वो खर्चा करेंगे। चाइना द यूजेस ऑफ द प्रिंट डाइवर्सिफाइड। अभी जैसे लोगों के पास पैसा आना चालू हो गया, लोगों ने एंटरटेनमेंट के फॉर्म में ये बुक्स को पढ़ना या प्रिंट को डाइवर्सिफाइड यूजेस के फॉर्म में एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। मतलब लोग अभी बुक्स पढ़ेंगे, अलग अलग स्टोरीज के बुक्स पढ़ेंगे, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ेंगे, ठीक है, लोगों के प्रेफरेंसेस अलग अलग होंगे। ये प्रिंट वाज नो लॉन्गर यूज जस्ट बाय द स्कॉलर ऑफिशियल्स। अभी जो प्रिंट है ये अभी बस स्कॉलर से यूज नहीं करते। पहले जो चाइना में बस एग्जामिनेशन के लिए बच्चे बुक्स यूज करते थे, अभी बस स्कॉलर्स यूज नहीं कर रहे। अभी सब लोग जो नॉर्मल पब्लिक है वो भी अभी क्या यूज कर रही है? प्रिंट और ये बुक्स यूज करना चालू कर रही है। मर्चेंट्स यूज दिस प्रिंट इन द एवरीडे लाइफ एज द कलेक्टेड ट्रेड इंफॉर्मेशन। अभी जो मर्चेंट्स होते थे, जो ट्रेडर्स होते थे, ये ट्रेडर्स भी अभी क्या करेंगे? यही प्रिंट का यूज करके अपनी जो ट्रेड की जो इंफॉर्मेशन है उसको इंफॉर्मेशन को रखेंगे, वही इंफॉर्मेशन उसके लिए यूज होगा, ट्रेड के लिए यूज होगा, ठीक है। बिजनेसेस के लिए वो इंफॉर्मेशन जो अकाउंट्स हुए, जितने भी ट्रांजैक्शन उसको रिकॉर्ड किया जाएगा। Preferences of the new readers, fictional narratives, poetry, autobiographies, anthologies of the literary masterpiece refers to the collected output of a single author and a romantic piece। अभी कौन से बुक्स रीड करना उन्होंने चालू कर दिया? पहले तो फिक्शनल मतलब जो इमेजिनरी होता है, फिक्शनल नैरेटिव्स उन्होंने पढ़ना चालू कर दिया। सुपर हीरोज, ठीक है, ऐसे जो कैरेक्टर्स होते हैं ये उन्होंने उसके बुक्स पढ़ना चालू कर दिया। पोएट्री लोगों ने पढ़ना चालू कर दिया, बायोग्राफीज पढ़ना चालू कर दिया, ऑटोबायोग्राफीज पढ़ना चालू कर दिया। जो बायोग्राफी और ऑटोबायोग्राफी दोनों में क्या डिफरेंस होता है? ऑटोबायोग्राफी जो होती है वो आदमी खुद लिखता है, और बायोग्राफी जो होता है कोई और अपनी जो लाइफ के बारे में लिखता है उसको बायोग्राफी बोला जाता है, ठीक है। तो अलग अलग जो लोग हैं उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, उनके प्रेफरेंसेस अलग अलग थे, तो उन्होंने अलग अलग बुक्स को पढ़ना स्टार्ट कर दिया, ठीक है। डाइवर्सिफाइड यूजेस ऑफ द प्रिंट। अभी रिच वुमेन जो थी चाइना में रिच वुमेन थी, उन्होंने भी अभी रीड करना चालू कर दिया, ठीक है। जो लोग मिडिल क्लास के जो वुमेन्स होती थी उनको तो रीड करने के लिए बुक्स वगैरह नहीं मिलती थी, पर रिच सेक्शन ऑफ द सोसाइटी में, ठीक है, वहां पे ये वुमेन होती थी, वो क्या करती थी? ये वुमेन अपना जो बुक्स है उन्होंने रीडिंग उन्होंने स्टार्ट कर दिया, ठीक है। उन्होंने पब्लिश भी करना चालू कर दिया, पोएट्रीज और प्लेज है, ठीक है। जो वुमेन्स थी अभी वो रीड भी कर रही है और वो अपनी जो लाइफ स्टोरीज है वो क्या कर रही है? लोगों को बता भी रहे हैं। Wives of scholar officials published their works and courtesans wrote about their lives। अभी जो वाइफ्स होती थी स्कॉलर्स की, उन्होंने बुक्स में अपने लाइफ के बारे में, उनके खुद के लाइफ में उन्होंने जिंदगी कैसे जी, उनका लाइफ कैसे था, उन्होंने क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस किए, ठीक है, ये सारी उन्होंने अभी बुक्स में डिपिक्ट करना, लोगों को शो करना चालू कर दिया, ठीक है। द न्यू रीडिंग कल्चर। अभी न्यू रीडिंग कल्चर डेवलप हो रहा था। जैसे बुक्स आ रहे थे तो लोगों ने बुक्स को रीड करना पसंद किया। फिर उसके बाद वो टाइम पे, इतने पुराने समय की हम जो बात कर रहे हैं, वहां पे एंटरटेनमेंट के लिए कोई और दूसरा ऑप्शन नहीं था, तो ये लोग क्या करते थे? बुक से ही अपना एंटरटेनमेंट करते थे। तो न्यू रीडिंग कल्चर डेवलप हो गया, इससे न्यू रीडिंग पब्लिक भी डेवलप होने लग गई। Accompanied by the new technology। अभी ये जो रीडिंग है, पहले तो कैसे होता था? ओल्ड टेक्निक्स यूज होती थी। पहले हैंड रिटन बुक्स हुआ करती थी, ठीक है, हैंड रिटन बुक्स हुआ करती थी। हैंड रिटन बुक्स के बाद जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होते गई, हम लोग देखेंगे यूरोप में कैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो जाती है, और मैकेनिकल वेज से जो मशीन से नए नए बुक्स क्या किए जाते हैं? बनाए जाते हैं। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक्स एंड मैकेनिकल प्रोसेस वर एम्पिरिकल इन द 19th सेंचुरी ऑफ चाइना। अभी जो प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी थी, वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी मतलब यूरोप से आने वाली टेक्नोलॉजी, ठीक है। वेस्टर्न प्रिंटिंग टेक्निक मतलब यूरोप से आने वाली जो टेक्निक है, और मैकेनिकल जो प्रोसेसेस होती थी वो अभी इंपोर्ट हो रही है चाइना में। और चाइना में क्या हो रहा है? ये बुक्स का जो प्रोडक्शन है वो ज्यादा होते जा रहा है, वो शंघाई बिकेम द हब ऑफ द न्यू प्रिंट कल्चर कैटरिंग टू द वेस्टर्न स्टाइल स्कूल। अभी शंघाई जो सिटी है, कि कहाँ पे है शंघाई? चाइना में है।
ठीक है। अभी चाइना में ये जो सिटी है शंघाई, यहाँ पे भी न्यू प्रिंट कल्चर, ये जो न्यू टेक्नोलॉजी है, यूरोप की टेक्नोलॉजी वहां पे आ गई और जो शंघाई है ये हब बन गया। ठीक है, किस चीज का हब बन गया? एक न्यू प्रिंट कल्चर का हब बन गया, जो वेस्टर्न स्टाइल के भी बुक्स क्या करता है, बनाता है, प्रोडक्शन करता है, सप्लाई करता है। फ्रॉम द हैंड प्रिंटिंग देयर वाज नाउ ग्रेजुअल शिफ्ट टू द मैकेनिकल प्रिंटिंग। अभी हैंड प्रिंटिंग से अभी शिफ्ट कहाँ होते जा रहा है? मैकेनिकल प्रिंटिंग में शिफ्ट हो रहा है। मतलब पहले बुक्स जो होती थी, जो प्रिंट होता था वो पूरा हाथ से बनाया जाता था, अभी किस पे शिफ्ट हो रहा है? मैकेनिकल, मतलब मशीन्स यूज होंगी, अलग अलग टेक्निक्स यूज होंगी। प्रिंट इन जापान, अभी जो जापान में जो प्रिंट है, पहले हम लोगों ने देखा अभी चाइना में जो प्रिंट था, अभी जापान में प्रिंट है। जब जापान में जो बुद्धिस्ट मिशनरीज थी, ठीक है, अभी बुद्धिस्ट मिशनरीज जो चाइना से जापान में आए, ठीक है, बुद्धिस्ट मिशनरीज फ्रॉम चाइना इंट्रोड्यूस हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी टू जापान। चाइना से जो भी बुद्धिस्ट मिशनरीज आए वो जापान में, और जापान में उन्होंने हैंड प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी इंट्रोड्यूस की। ठीक है, हाथ से बनाने वाली टेक्नोलॉजी कब इंट्रोड्यूस की? 768 टू 770 AD में इंट्रोड्यूस की। The oldest Japanese book printed in AD 868 is the Buddhist Diamond Sutra। अभी ये जो है, ये एमसीक्यू हर बार एमसीक्यू आता है, तो आप लोग ये लर्न कर लो कि चाइना की सबसे ये ओल्डेस्ट बुक है जो 868 AD में बनी है। क्या नाम है बुक का? बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा। ठीक है, अभी ये बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा 6 शीट्स में एग्जिस्ट करती है और उसमें वुडन इलस्ट्रेशन भी है। ये आप लोग फोटो देख सकते हो, ये भी डायमंड बुद्धिस्ट डायमंड सूत्रा का फोटो है। पिक्चर्स वेर प्रिंटेड ऑन टेक्सटाइल्स, प्लेइंग कार्ड्स एंड पेपर मनी। अभी जो पिक्चर्स थे ये प्रिंट की हेल्प से, ये जो पिक्चर्स है टेक्सटाइल्स पे भी बनाए गए। टेक्सटाइल्स मतलब क्लोथ्स, ठीक है, क्लोथ्स पे बनाए गए। प्लेइंग कार्ड जो पत्ते हम लोग खेलते हैं उस पे बनाए गए, और पेपर मनी पे भी बनाए, मतलब पैसे पे भी अभी क्या बनाए जा रहे थे? पिक्चर्स छापे जा रहे थे। इन मेडिवल जापान बुक्स वेर चीप एंड अबेंडेंट। अभी मेडिवल जापान की जब हम बात करेंगे 11th सेंचुरी से 16-17 सेंचुरी तक, मेडिवल जापान में जो बुक्स थे उसका प्रोडक्शन बढ़ने लग गया और बुक्स क्या होने लग गई? सस्ते होने लगे, मतलब कम पैसे में अभी बुक्स मिलना चालू हो गई। In the late 18th century, in the flourishing urban circles as Edo, illustrated collection of paintings depicted an elegant urban culture involving artisans, courtesans and the tea house gathering। अभी 18th century में अभी ऐसे जो पेंटिंग्स है, ऐसे पेंटिंग्स बनाए गए प्रिंट की सहायता से। अभी प्रिंट की सहायता से जो टोक्यो है, टोक्यो का जो पुराना नाम है वो है एडो। इसका भी एमसीक्यू आ सकता है। जो टोक्यो है उसका पुराना नाम क्या है? एडो। ठीक है, अभी एडो में ये जो पेंटिंग आप लोग देख सकते हो, ये प्रिंट पे बनाई है। जो जापान में जो भी कल्चर वो टाइम पे एग्जिस्ट करता था, वो कल्चर ये पेंटिंग में डिपिक्ट किया गया। कैसे उनकी टी गैदरिंग्स होती थी, कैसे जो स्कॉलर्स लोग थे वो बैठते थे, उनकी गैदरिंग्स होती थी, कोटिसंस होते थे, उनकी गैदरिंग्स होती थी। लाइब्रेरीज एंड बुक स्टोर्स हैड प्रिंटेड मटेरियल। अभी लाइब्रेरीज बनने लगे। पहले बुक्स इंट्रोड्यूस होना चालू हो गए, बुक्स के बाद ये लाइब्रेरी का कंसेप्ट आ गया, जहाँ पे लोग आते थे, बैठते थे, बुक्स रीड करते थे। तो ये लाइब्रेरी का कंसेप्ट भी क्या होने लग गया? जापान में डेवलप होने लग गया। बुक्स ऑन वुमेन, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट, कैलकुलेशन, टी, हार्मनी एक्सेट्रा। बुक्स किसके ऊपर मिल रही है? मूवमेंट से लिखी वो बुक्स मिल रही है जो किसी वुमेन की किसी बायोग्राफी लिखी, ऑटोबायोग्राफी लिखी, उसके ऊपर मिल रहा है। फिर म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स के ऊपर बुक्स मिल रही है, जो कैलकुलेशन है, मैथमेटिक्स, ये सब। और जो सेरेमनीज होती थी, सेरेमनीज, गार्डन सेरेमनीज, फिर उसके बाद जो पार्टीज होती थी उसके बारे में भी बुक्स लिखे जा रहे हैं। तो अलग अलग बुक्स अभी लोगों को लाइब्रेरी में देखने को मिलती थी। मॉर्निंग सीन, अभी ये पेंटिंग है, ये एक मॉर्निंग सीन है, मतलब एक सुबह का एक पेंटिंग डिपिक्ट किया गया है। इसमें क्या बताया गया है? प्रिंटेड बाय शुनमैन कुबो। अभी ये जो पेंटिंग है किसने बनाया है? ये शुनमैन कुबो ने बनाया। कब बनाया? 18th सेंचुरी में बनाया। और मैन लुक आउट ऑफ द विंडो, अभी ये आदमी आपको दिख रहा है, ये विंडो से बाहर देख रहा है, वो स्नोफॉल देख रहा है। व्हाइल वुमेन प्रिपेयर टी एंड परफॉर्म अदर डोमेस्टिक ड्यूटीज, और बाकी की जो वुमेन है वो क्या कर रहे हैं? घर का काम कर रहे हैं। ये आदमी है, ये स्नो को देख रहा है। ये ऐसा पेंटिंग उन्होंने यहाँ पे डिपिक्ट किया। ये किसकी सहायता से बना? ये प्रिंट की सहायता से बना। नाउ प्रिंट कम्स टू यूरोप। अभी प्रिंट जो है हम लोगों ने देखा, पहले प्रिंट कहाँ पे डेवलप हुआ था? चाइना, कोरिया और जापान में। ठीक है, अभी ये एशिया से, ये जो प्रिंट की जो टेक्नोलॉजी है एशिया से कहाँ चली जाती है? यूरोप आ जाती है। ठीक है, कहाँ आती है? यूरोप आती है। अभी ये जो प्रिंट की टेक्नोलॉजी है यूरोप में कैसे आती है? सिल्क रूट के जरिए। ठीक है, पिछले चैप्टर में हम लोगों ने पढ़ा था सिल्क रूट क्या होता है। सिल्क रूट ये ऐसा ट्रेड रूट हुआ करता था जहां से वर्ल्ड का ट्रेड फ्लरिश होता था। ठीक है, अभी यूरोप में आने के बाद ये जो प्रिंट कल्चर है, जैसे यूरोप में आता है, यूरोप में क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ठीक है, इन द 11th सेंचुरी चाइनीज पेपर रीच यूरोप वाया द सेम रूट दैट इज सिल्क रूट। ठीक है, कौन से रूट से आता है?
सिल्क रूट से आता है। पेपर मेड पॉसिबल द प्रोडक्शन ऑफ मैन्युस्क्रिप्ट्स। मैन्युस्क्रिप्ट्स मतलब हाथ से लिखे जाने वाले जो पुराने बुक्स होते हैं उसको मैन्युस्क्रिप्ट्स बोला जाता है, हैंड रिटन। ठीक है, तो अभी जो पेपर था, पेपर बनना चालू होगा। पहला जो प्रिंटिंग होता था वो एनिमल स्किन पे किया जाता था। एनिमल का जो स्किन होता था उसके ऊपर जो प्रिंटिंग है वो किया जाता था। पर अभी पेपर का जब से इन्वेंशन हुआ, सारी प्रिंटिंग किस पे होती है? पेपर पे होती है। ठीक है, In 1295, मार्को पोलो ग्रेट एक्सप्लोरर रिटर्न टू द इटली आफ्टर द एक्सप्लोरेशन ऑफ चाइना। अभी मार्को पोलो एक वर्ल्ड एक्सप्लोर करने वाला आदमी था। उसने जो चाइना है, चाइना को एक्सप्लोर करने के बाद वो इटली आता है और इटली से क्या लेके आता है? नॉलेज ऑफ वुड ब्लॉक पेंटिंग लेके आता है। अभी वुड ब्लॉक पेंटिंग मतलब जो वुड ब्लॉक यूज करके जो पेंटिंग बनाई जाती थी उसको वुड ब्लॉक टेक्नोलॉजी बोला था। ये मार्को पोलो इटली में इंट्रोड्यूस करता है वुड ब्लॉक पेंटिंग। लग्जरी एडिशंस वर स्टिल हैंड रिटन ऑन अ वेरी एक्सपेंसिव वेलम। अभी लग्जरी एडिशन जो होते थे, ठीक है, अभी भले टेक्नोलॉजी वुड ब्लॉक की टेक्नोलॉजी थी पर हैंड रिटन जो टेक्नोलॉजी थी, हैंड रिटन जो भी बुक्स होते थे वो आज भी एक्सपेंसिव थे। और जो लग्जरियस लोग हैं, जो एरिस्टोक्रेसी वाला सेक्शन होता है, वो बुक्स आज भी वो हैंड रिटन बुक्स ही पढ़ता है। ठीक है, अभी जो पहले के जो बुक्स होते थे ये एनिमल स्किन पे, मैंने बताया जो एनिमल स्किन होता है, एनिमल स्किन पे बनाया जाता है। एनिमल स्किन, इसको क्या बोला जाता है? वेलम बोला जाता है। ठीक है, ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये एनिमल स्किन का बना होता है और इसके ऊपर क्या किया जाता है? प्रिंट किया जाता है। इसको वेलम बोला जाता है। मर्चेंट्स एंड स्टूडेंट्स इन द यूनिवर्सिटी टाउन्स बॉट चीपर प्रिंटेड कॉपीज। अभी जो भी स्टूडेंट्स होते थे, जो मर्चेंट्स होते थे, ये इतना एक्सपेंसिव वेलम जो होता था वो परचेस नहीं करते थे। उनके लिए जो सस्ते बुक्स होते थे वो होते थे। ये फोटो में आप लोग देख सकते हो, ये क्या है? चीप बुक्स है मिडिल क्लास सेक्शन के लिए और लोअर क्लास सेक्शन के लिए। और जो अरिस्टोक्रेसी सेक्शन के लिए एनिमल्स की स्किन से बनाया जाता वेलम होता था। As the demand for the books increased, booksellers all over the Europe began exporting books to many different countries. अभी जैसे बुक्स जो रीडर सेक्शन है वो बढ़ने लग गया, लोग एंटरटेनमेंट के लिए अलग अलग बुक्स पढ़ने लग गए। कोई साईफाई वाली बुक्स पढ़ रहा है, कोई फिक्शनल मूवी पढ़ रहा है, कोई पोएम्स पढ़ रहा है, कोई स्टोरीज पढ़ रहा है। ठीक है, तो अभी लोगों का जो उत्साह था, लोगों का जो इंकरेजमेंट था, मोटिवेशन था बुक्स को लेके, वो बढ़ने लग गया। लोगों जो रीडर्स थे वो बढ़ने लग गए। तो इसकी वजह से क्या होने लग गया? जो यूरोप था, यूरोप ने बुक्स को एक्सपोर्ट करना भी चालू कर दिया। ठीक है, बुक्स फेयर वेर हेड एट डिफरेंट प्लेसेस। बुक्स फेयर मतलब क्या? जो बुक्स होते थे उनका फेयर, जो आप लोग देखते हो कि फन एंड फेयर होता है, तो वैसे बुक्स का भी फेयर रखा गया अलग अलग जगह पे, जिससे लोग आते बुक्स को देखते, परचेस करते। ठीक है, प्रोडक्शन ऑफ हैंड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट वर ऑर्गेनाइज्ड टू मीट द एक्सपांडेड डिमांड। अभी जो हैंड मैन्युस्क्रिप्ट का जो प्रोडक्शन है वो बढ़ाया गया। जैसे प्रोडक्शन बढ़ते जा रहा था, तो जैसे डिमांड बढ़ती जा रही थी, वैसे भी बुक्स का प्रोडक्शन क्या किया जा रहा था? बढ़ाया जा रहा था। स्क्राइब्स और स्किल हैंड रिटन्स वेर नाउ एम्प्लॉयड बाय द बुक सेलर्स। अभी बुक सेलर जो होते थे उन्होंने स्क्राइब्स को अपॉइंट करना चालू कर दिया। स्क्राइब्स मतलब ऐसे लोग होते हैं जो बुक को कॉपी करने का काम करते हैं, जो हैंड राइटर्स होते हैं, मतलब जो लिखने का काम करते हैं, बुक को कॉपी पेस्ट करते हैं, उसको स्क्राइब्स बोला जाता है। तो एक जो बुक सेलर था वो 50 से भी ज्यादा स्क्राइब्स को क्या करने लग गया? हायर करने लग गया। मतलब 50 बुक एट ए टाइम बुक्स का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, Why does production of handwritten manuscript failed? अभी जो हैंड मैन्युस्क्रिप्ट था उसका प्रोडक्शन क्यों फेल हो गया? ठीक है, कॉपिंग वॉज एन एक्सपेंसिव लेबरस एंड टाइम कंज्यूमिंग बिजनेस। अभी जो कॉपी करना था पुराने जमाने में, ये हैंड से करना था, हैंड रिटन होता था। तो कॉपी करना हर एक आदमी को वो बुक अपने हाथों से लिखनी पड़ती थी, और हाथों से लिखना ये बहुत ज्यादा लेबरस काम है, टाइम कंज्यूमिंग काम है। Manuscripts were fragile, awkward to handle and could not be carried around and read easily. ठीक है, अभी जो मैन्युस्क्रिप्ट्स होते थे, ठीक है, जो हाथ से लिखे जाते थे, ये बहुत ज्यादा सेंसिटिव होते थे। जो पेपर होता था वो जल्दी फट जाता था। ठीक है, तो इसलिए उसकी जो लाइफ होती थी वो बहुत कम होती थी एज कंपेयर टू द वुड ब्लॉक्स। With the growing demand for books, wood block printing gradually became more and more popular. इसी की वजह से जो वुड ब्लॉक्स थे, वुड ब्लॉक्स के ऊपर लिखा जाता था, ठीक है, वो क्या हो गया? और ज्यादा ही ज्यादा डिमांड में आने लग गया, पॉपुलर हो गया। By the early 15th century, wood blocks were being used in Europe to print textile, playing cards and religious pictures. और ये 15th century यूरोप में क्या यूज किया जाता था? वुड ब्लॉक्स यूज किए जाते थे प्रिंट करने के लिए, टेक्सटाइल प्रिंट करने के लिए, प्लेइंग कार्ड्स पे, और ये रिलीजियस पिक्चर्स बनाने के लिए। There was clearly a great need for quicker and cheaper reproduction of the text. अभी बुक्स की डिमांड इतनी बढ़ गई थी, रीडर्स इतने बढ़ गए थे कि बुक्स का जो सप्लाई है वो कम हो गया था।
ठीक है, बुक्स का जो सप्लाई था वो कम हो गया था क्योंकि बुक्स बनने में बहुत टाइम लग रहा था, पर जो रीडर्स थे वो उनकी डिमांड बढ़ती ही चले जा रही थी, जो पॉपुलेशन थी वो ज्यादा से ज्यादा बुक्स रीड कर रही थी। ठीक है, तो अभी आज की डिमांड क्या थी कि ज्यादा से ज्यादा बुक्स का सप्लाई प्रोडक्शन बढ़ना चाहिए। द ब्रेक थ्रू ऑकर्ड एट द स्ट्रासबर्ग जर्मनी व्हेन जॉन गुटेनबर्ग डेवलप्ड द फर्स्ट स्टोन प्रिंटिंग प्रेस इन 1940। अभी यही एक यहाँ पे जो जॉन गुटेनबर्ग है, ये यहाँ पे क्या करते हैं, एक टेक्नोलॉजी का इन्वेंशन करते हैं, एक टेक्नोलॉजी बनाते हैं बुक्स प्रिंटिंग की, जिससे कि जो बुक्स का जो प्रोडक्शन है वो क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। नेक्स्ट है गुटेनबर्ग एंड द प्रिंटिंग प्रेस। अभी ये जो गुटेनबर्ग है वो क्या करते हैं, एक मशीन का इन्वेंशन करते हैं, ऐसी मशीन जो क्या करेगी, ऐसी मशीन जो प्रिंट करेगी, जो मैकेनिकल प्रिंट करेगी, हैंड रिटन की जरूरत नहीं है। ठीक है, अभी गुटेनबर्ग ने कौन सी मशीन बनाई, क्या बनाई है वो देखते हैं। गुटेनबर्ग was the son of a merchant and grew up on a large agricultural estate। अभी गुटेनबर्ग जो थे एक मर्चेंट के बेटे थे, he was the son of a merchant, और ये लार्ज एग्रीकल्चर स्टेट पे उनका जन्म हुआ था। फ्रॉम द चाइल्डहुड हैज सीन अ वाइन एंड ओलिव प्रेसेस, और बचपन से उन्होंने क्या देखा था, जो वाइन बनाने का जो ओलिव प्रेस होता है, जो वाइन को जो ओलिव्स होते हैं, ठीक है, उनको क्रश करके ये वाइन बनाई जाती है, ये मशीन्स उसको पता होती है। ठीक है, ही आल्सो लर्न द आर्ट ऑफ पॉलिशिंग ऑफ स्टोन, उनको ये स्टोन पॉलिश करने का भी टेक्निक आता होता है, और ये जो मास्टर होते हैं इसमें गोल्ड स्मिथ में भी मास्टर्स होते हैं। एंड आल्सो एक्वायर्ड द एक्सपर्टीज टू क्रिएट अ लीड मोल्ड्स यूज्ड फॉर मेकिंग ट्रिंकेट्स। ट्रिंकेट्स मतलब जो ऑर्नामेंट्स, मतलब ऑर्नामेंट्स कैसे बनाए जाते हैं उसका भी आर्ट इनको पता था। द ओलिव प्रेसेस प्रोवाइडेड द मॉडल, Olive presses provided the model for the printing press, and the molds were used for casting the metal types for the letters of the alphabet। The olive presses जो होता था उसका जो मॉडल यूज किया जाता था, यही मॉडल से उन्होंने क्या किया है, ये प्रिंटिंग का एक नया टेक्नोलॉजी बनाया है। ठीक है, अभी ये जो ओलिव प्रेस की जो मॉडल होती थी, ओलिव प्रेस, ये ओलिव प्रेस का है। ठीक है, तो इससे क्या है, यहाँ पे ओलिव रखा जाता था, या हैंडल को स्क्रैच किया जाता था और उसका जो जूस है वो साइड से निकलता था। इन द सेम वे अभी क्या किया जाएगा, अभी द सेम वे प्रिंटिंग का भी मशीन ऐसे ही बनाया जाएगा। प्रिंटिंग्स के क्या बनाए जाएंगे, यहाँ पे प्रिंटिंग्स के मोल्ड्स बनाए जाएंगे। ठीक है, जो मोल्ड्स होंगे, मोल्ड्स मतलब एक साचा होता है, साचा मतलब एक एबीसीडी जो होता है, आप लोगों ने फन एंड फेयर में देखा होगा एबीसीडी, तो एबीसीडी जो प्रिंट होता है वही आपके हाथों पर प्रिंट किया जाता है। ठीक है, तो ये यहाँ पे जो एबीसीडी के जो ये होंगे, ये यहाँ पे अल्फाबेट जैसे रखे जाएंगे, और ये प्रेस करने के बाद वो नीचे क्या हो जाएगा, छप जाएगा। ठीक है, अभी ये पेंटिंग है, ये एक 16th सेंचुरी की पेंटिंग है। 16th सेंचुरी में जो वर्कशॉप होता था प्रिंट का, एवरीथिंग अंडर वन रूफ, मतलब सब काम एक ही रूफ के नीचे होगा। ठीक है, अब ये जो पेंटिंग है, ये मैंने पहले बताया, ये 16th सेंचुरी की पेंटिंग है। अब ये 16th सेंचुरी के पेंटिंग में जो लोग हैं वो काम करते हुए दिख रहे हैं। ठीक है, अभी जो फोरग्राउंड पे राइट पे जो लोग हैं, यहाँ पे ये क्या है, ये कॉम्पोजिटर है। ठीक है, अभी ये जो कॉम्पोजिटर है, फिर उसके बाद ये जो लेफ्ट में जो लोग हैं, ये क्या कर रहे हैं, ये इंक मोल्ड पे जो है वो इंक लगाने का काम कर रहे हैं। ऑल द लेफ्ट गैलरी आर बीइंग प्रिपेयर्ड एंड इंक इज बीइंग अप्लाइड ऑन द मेटल टाइप्स। अभी जो लेफ्ट पे जो है, यहाँ पे ये इंक पे क्या कर रहे हैं, मेटल टाइप्स पे इंक लगाने का काम कर रहे हैं। और जो बैकग्राउंड है, बैकग्राउंड में ये जो मोल्ड होते हैं, मोल्ड को प्रेस करने का काम कर रहे हैं, और ये प्रेस होने के बाद ये जो प्रूफ रीडर्स है, ये यहाँ पे प्रूफ रीडिंग का काम चल रहा है। ठीक है, और प्रूफ रीडिंग के काम के बाद ये जो फाइनल जो पेजेस होते हैं ये यहाँ पे रखे गए। ठीक है, प्रूफ रीडिंग इन द बैकग्राउंड, द प्रिंटर्स आर टर्निंग द स्क्रूज ऑन द प्रेसेस एंड नियर देम प्रूफ रीडर्स आर एट वर्क राइट इन फ्रंट ऑफ द फाइनल प्रोडक्ट द डबल पेज प्रिंटेड शीट। और ये फाइनल प्रोडक्ट यहाँ पे आप लोग देख सकते हो, ये क्या है, फाइनल प्रोडक्ट है। और ये जो पेंटिंग है कब की बताई गई है, ये 16th सेंचुरी की पेंटिंग बताई गई है। By 1448 Gutenberg perfected the system. The first book he printed was Bible। अभी कोई भी टेक्नोलॉजी डेवलप होती है, ठीक है, अभी ये एवरीथिंग अंडर वन रूफ हम लोगों ने देखा, ये जो फैक्ट्री है, ये वर्कशॉप है, एवरीथिंग अंडर वन रूफ। अभी ये एवरीथिंग अंडर वन रूफ, इसके पहले जो भी फैक्ट्रीज होती थी, जो भी वर्कशॉप होते थे, वो अलग अलग जगह पे अलग अलग एक्टिविटीज होती है, और लास्ट में वो जो प्रोडक्ट है उसको क्या किया जाता था, असेंबल किया जाता। और इसी के बाद से जो फैक्ट्री का कंसेप्ट है ये बनना शुरू हो गया। और उसके बाद ही जो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जो हुए, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का भी जो कंसेप्ट था एवरीथिंग अंडर वन रूफ था। अभी कोई भी टेक्नोलॉजी बनती है, कोई भी टेक्नोलॉजी जब बनती है वो एक ही दिन में परफेक्ट नहीं बनती, उसमें बहुत सारे प्रॉब्लम्स होते हैं। तो धीरे धीरे वो टेक्नोलॉजी में जितने भी डिफेक्ट होते हैं वो दूर करने के बाद वो टेक्नोलॉजी परफेक्ट बन जाती है। इन द सेम वे ये जो प्रिंट की टेक्नोलॉजी थी, गटनबर्ग ने कब परफेक्शन लाया, उसमें
1448 में परफेक्शन लाया, मतलब बुक जो है अभी बहुत अच्छे से प्रिंट हो रही थी। द फर्स्ट बुक ही प्रिंटेड वाज बाइबल। अभी जो पहले बुक इन्होंने प्रिंट की वो कौन सी है? बाइबल है। अबाउट 180 कॉपीज, पहले ही इसमें 180 कॉपीज उसने बनाए, उसको कितना टाइम लग गया? 3 years, 3 साल उसको 180 कॉपीज बनाने में लग गए। ये तब के टाइम का बहुत ज्यादा फास्टेस्ट प्रोडक्शन था, ठीक है। The new technology did not entirely displace the existing handmade books। अभी जो न्यू टेक्नोलॉजी जो गटनबर्ग ने इन्वेंट की थी, न्यू मशीन जो बनाई थी, जो बहुत अच्छे से काम कर रही थी, उसने अभी तक हैंड प्रिंटिंग का जो बिजनेस थे वो खत्म नहीं किया था। या हैंड प्रिंटिंग का जो बिजनेस है वो अच्छे से चल रहा था। प्रिंटिंग बुक्स एट द फर्स्ट क्लोजली रिजेंबल्ड रिटन मैन्युस्क्रिप्ट्स इन अपीयरेंस एंड लेड आउट। अभी जो प्रिंटेड बुक्स थे उनका जो अपीयरेंस था वो लोगों ने इतना जल्दी जो प्रिंटेड बुक्स थे वो एक्सेप्ट करना चालू नहीं किया था, और जो प्रिंटेड बुक्स थे जो प्रिंट कर रहे थे वो ओल्ड बुक्स जैसे ही दिखे, उसका मेक श्योर लोग जो क्या कर रहे थे, मेक श्योर कर रहे थे कि जो पुरानी बुक्स है उसके जैसे ये प्रिंटेड बुक्स क्या होने चाहिए, दिखने चाहिए। द मेटल लेटर्स इमिटेटेड द ऑर्नामेंटल हैंड रिटन स्टाइल। अभी जो मेटल के जो लेटर्स होते थे वो क्या करते थे, हैंड रिटन स्टाइल के ही मोल्ड्स बनाए जाते थे। मतलब लोगों को ये नहीं पता चलना चाहिए कि कोई नई बुक उनके हाथ में आ रही, उनको जो हैंड रिटन बुक्स है उसका ही फील वो नए बुक से आना चाहिए, ये मेक श्योर किया जा रहा था। बॉर्डर्स वर इल्यूमिनेटेड बाय द हैंड विद द पॉलिश। अभी एक बुक बनने के बाद अगर वो मशीन है, मशीन में बुक वो बन गई है, तो बुक बनने के बाद वो बुक को हाथ से डेकोरेट किया जाता था, ठीक है, हाथ से उसका डेकोरेशन किया जाता, और अदर पैटर्न्स के और इलस्ट्रेशंस के वो पेंट्स किए जाते थे, और अदर डेकोरेटिव बुक्स बनाए जाते थे। In the books printed for the rich, spaces of decoration were kept blank on the printed books। अभी ये जो मशीन से बनाए जाने वाले बुक्स थे उसमें ये स्पेसेस होते थे, ये साइड में आप लोग देख सकते हो, ये स्पेसेस क्या किए जाते थे, खाली रखे जाते थे। अब ये स्पेसेस खाली रखने के क्या होता था, ये जो अरिस्टोक्रेसी के लोग थे, जो पैसे वाले लोग थे, वो क्या करते थे, अपने हिसाब से डिजाइन चॉइस करते थे। जो बुक्स होती थी वो बुक्स के डिजाइन अपने हिसाब से चॉइस करते थे, फिर उसके हिसाब से वो बुक का डेकोरेशन होता था। वो डेकोरेशन होने के बाद वो बुक क्या हो जाती थी, बिक जाती थी। ईच परचेसर कुड चूज द डिजाइन एंड डिसाइड ऑन द पेंटिंग स्कूल दैट वुड डू द इलस्ट्रेशन। मतलब हर एक आदमी अपना क्या कर सकता था, डिजाइन खुद चूज करता था, और उसके हिसाब से जो अलग अलग पेंटिंग्स जो होती थी वो पेंटिंग से या कलर से वो क्या करते थे, अपने बुक्स को डिजाइन किया करते थे, ठीक है। ये बुक में भी आप लोग डिजाइन देख सकते हो, ये कैसा डिजाइन दिया है, ये बाद में बनाई, ये प्रिंटेड बुक है, ये डिजाइन ये हाथ से किया गया बाद में, ठीक है। In the 100 years between 1450s and 1550s, printing presses were set up in most countries of Europe। अभी 1450 से लेके 1550 तक बहुत सारे यूरोप के अलग अलग एरियाज में, अलग अलग कंट्रीज में ये जो प्रिंटिंग मशीन है वो बनाई गई, ठीक है। printers from Germany traveled to the other countries seeking work and helping start new processes। अभी प्रिंटर जो जर्मनी में जो प्रिंटर्स होते थे वो अलग अलग कंट्रीज में जाते थे, अलग अलग फैक्ट्रीज में विजिट करते थे, और वो मशीन कैसे चलाना, वो टेक्नोलॉजी कैसे यूज करना है, ये लोगों को सिखाते थे। एज द नंबर ऑफ प्रिंटिंग प्रेसेस ग्रू, बुक्स प्रोडक्शन बूम्ड। अभी जैसे प्रिंटिंग प्रेस का जो मशीन है वो बढ़ने लग गया, अलग अलग जगह पे इंडस्ट्रीज बनने लगे, तो उसके वजह से क्या होने लग गया, जो बुक्स का जो प्रोडक्शन था वो बढ़ने लग गया, बुक्स का प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, ठीक है। द सेकंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी सॉ 20 मिलियन कॉपीज ऑफ द प्रिंटेड बुक्स। मतलब अभी 15th सेंचुरी के खत्म होते ही आधे मिड ऑफ द 15th सेंचुरी में 20 मिलियन कॉपीज देखने को मिली, ठीक है। 1 मिलियन मतलब 10 लाख होता है, तो हाफ ऑफ द सेकंड हाफ ऑफ द 15th सेंचुरी में कितने बुक्स देखने को मिल रही है, 20 मिलियन, ठीक है। अब यही नंबर जो 16th सेंचुरी तब तक कितना हो जाता है, 200 मिलियन का हो जाता है। मतलब 50 सालों में ही 200 मिलियन तक ये मार्क चले जाता है, बुक्स का प्रोडक्शन होता है। मतलब बुक्स जो है लोग अभी ज्यादा से ज्यादा क्या कर रहे हैं, रीड कर रहे हैं। The shift from hand printing to the mechanical printing led to the print revolution। अभी जो लोग जो हैंड प्रिंटिंग से टेक्नोलॉजी यूज करने वाले मैकेनिकल प्रिंटिंग पे जो शिफ्ट हो रहे हैं, इसकी वजह से क्या आ गया, अभी रेवोल्यूशन आ गया। रेवोल्यूशन मतलब क्या होता है, छोटा मोटा चेंज नहीं, बहुत बड़ा चेंज जो पूरे सोसाइटी को चेंज कर दे, उसी को बोला जाता है रेवोल्यूशन। द प्रिंट रेवोल्यूशन एंड इट्स इंपैक्ट। अभी जो प्रिंट रेवोल्यूशन जो हुआ, ठीक है, हम लोगों ने अभी देखा कि जो प्रिंट है, प्रिंट की वजह से क्या क्या नए नए चेंजेस देखने को मिल गए। लोग जो थे वो एक रीडर्स बन गए, रीडर्स बनने के बाद उनको नई नई चीजें पता चलने लग गई, लोगों के लाइफ स्टोरीज पता चलने लग गए, ठीक है, फिक्शनल स्टोरीज, पोएम्स पढ़ने लग गए। तो लोग जो थे ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होने लग गए, लिटरेट होने लग गए। तो अभी ये लिटरेसी की वजह से क्या रेवोल्यूशन आता है, और ये जो प्रिंट है ये क्या लोगों के लाइफ में इंपैक्ट करता है, ये हम अभी देखेंगे।
अभी नेक्स्ट है प्रिंटिंग प्रेसेस लेड टू द न्यू रीडिंग पब्लिक। अब ये जो प्रिंटिंग प्रेस से की वजह से क्या होने लग गया, बर्थ हुआ न्यू रीडिंग पब्लिक का, मतलब नए पब्लिक का जिनको पढ़ना लिखना आता है, ठीक है, जो बुक्स में बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड है। प्रिंटिंग रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ बुक्स। अभी जैसे प्रिंटिंग का प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, ठीक है, ज्यादा से ज्यादा बुक्स का प्रोडक्शन बढ़ने लग गया, उसकी वजह से क्या होने लग गया, जो बुक्स के जो प्राइसेस थे वो ओवर पीरियड ऑफ टाइम कम होने लग गए, ठीक है। द टाइम एंड द लेबर रिक्वायर्ड टू प्रोड्यूस ईच बुक केम डाउन। अभी जितना टाइम पहले जो बुक्स बनाने में लगता था वही टाइम धीरे धीरे क्या हो गया, कम हो गया। अभी कम टाइम में ज्यादा से ज्यादा बुक का प्रोडक्शन किया जा रहा है और ज्यादा से ज्यादा लोगों तक वो बुक्स क्या की जा रही है, पहुंचाई जा रही है। मल्टीपल कॉपीज कुड बी प्रोड्यूस विद ग्रेटर ईज, मतलब ज्यादा से ज्यादा कॉपीज इजीली बनाई जा रही है विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी। मार्केट्स वेर फ्लडेड विद द बुक्स रीचिंग आउट टू एन एवर ग्रोइंग रीडरशिप। अभी मार्केट्स क्या होने लग गए, मार्केट्स बढ़ने लग गए। अभी जितने भी बुक्स थे वो हर जगह पे, हर एक आदमी के सामने वो चीपली, सस्ते में हर जगह पे ये बुक्स क्या होने लग गए, पहुंचने लग गए। सिचुएशन बिफोर द एज ऑफ द प्रिंट, एक्सेस टू द बुक्स। अभी ये प्रिंट डेवलप होने से पहले या ये प्रिंट रेवोल्यूशन होने से पहले जो रीडिंग पब्लिक थी ये बहुत कम थी। जो रिच पीपल थे सोसाइटी में यही क्या करते थे, यही बुक्स पढ़ते थे। दे ओनली हैड द प्रिविलेज ऑफ रीडिंग बुक्स, ठीक है। रीडिंग वाज रेस्ट्रिक्टेड टू द एलाइट्स। एलाइट्स मतलब रिच सेक्शन ऑफ द पीपल, जो अरिस्टोक्रेसी के लोग हैं। कॉमन पीपल लिव्ड इन द वर्ल्ड ऑफ ओरल कल्चर। जो कॉमन लोग होते थे, जो पुअर लोग होते थे, जो गरीब लोग होते थे, मिडिल क्लास के लोग, वो किसके ऊपर डिपेंडेंट होते हैं, ओरल कल्चर के ऊपर डिपेंडेंट है। मतलब कि कोई एक आदमी है जिसने बुक पढ़ा है, वही ओरली बाकी लोगों को क्या करता था, वो स्टोरी सुनाता था, वो बुक पढ़ के सुनाता था। दे हर्ड सेक्रेड टेक्स्ट रीड आउट, बैलेड्स रिसाइटेड एंड फोक टेल्स नैरेटेड, नॉलेज वाज ट्रांसफर ओरली। अभी यही जो होता था, ये बुक्स जो होते थे, सेक्रेड टेक्स्ट हो, भगवान के बुक्स हो, ठीक है, बैलेड्स हो, पोएम्स हो, स्टोरीज हो, ये हर कोई क्या करता था, ओरली एक आदमी से दूसरे आदमी को क्या होता था, ट्रांसमिट किया जाता था। Before the age of the print, books were not only expensive but they could not be produced in sufficient number। और पुराने टाइम पे जो बुक्स होते ये sufficient नंबर से बनाए नहीं जाते थे, उनका जो प्रोडक्शन था वो बहुत कम था। इसलिए जो भी जितना भी प्रोडक्शन था वो कौन कंज्यूम करता था, ये रिच सेक्शन ऑफ द जो लोग थे वो कंज्यूम करते थे, क्योंकि वो टाइम पे बुक्स कम बन रही थी तो बुक्स ज्यादा एक्सपेंसिव भी हुआ करती थी, ठीक है। नाउ बुक्स कुड रीच आउट टू द वाइडर सेक्शन। अभी जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप हो गई, ठीक है, जैसे टेक्नोलॉजी डेवलप होने लग गई, न्यू रेवोल्यूशन आया, प्रिंट कल्चर डेवलप होने लग गया, अलग अलग फैक्ट्री सेटअप हो गई, तो उसके वजह से ये जो बुक्स थे ये वाइडर सेक्शन ऑफ पीपल तक पहुंचने लग गए। नाउ रीडिंग पब्लिक केम इनटू बीइंग, और इसके वजह से क्या होने लग गया, एक नए पब्लिक का बर्थ हुआ जिसको रीडिंग पब्लिक बोला जाता है, जो बुक्स रीड करती है। बट दिस ट्रांजिशन वॉज नॉट सिंपल। पर ये जो ट्रांजिशन था, ठीक है, जो इलिटरेट लोग हैं, इलिटरेट लोग से जो ट्रांजिशनिंग हो रहा है लिटरेट लोगों में, मतलब रीडर सेक्शन ऑफ द पीपल में, ये जो ट्रांजिशन था, ये ट्रांजिशन बहुत इजी नहीं था, इसमें बहुत सारी तकलीफें भी थी। द बुक्स कुड बी रीड ओनली बाय द लिटरेट, ठीक है। अभी ये जो ट्रांजिशन था मैंने बोला इजी नहीं था। अभी बुक्स तो है पर बुक्स को रीड तो भी करते आना चाहिए, उसके लिए आपको लिटरेट होना पड़ेगा, स्कूल में जाना पड़ेगा। द रेट्स ऑफ लिटरेसी इन द यूरोपियन कंट्रीज वाज वेरी लो टिल द 20th सेंचुरी। अभी 20th सेंचुरी तक यूरोप में जो लिटरेसी रेशियो था वो बहुत कम था। बुक्स होने से फायदा नहीं, वो बुक्स रीड भी करते आने चाहिए, ठीक है। तो ये ट्रांजिशनिंग के लिए ये क्या था, सबसे बड़ा चैलेंज था। How then could publishers pursue the common people to welcome the printed books? अभी जो publishers थे, जो बुक सेलर्स थे, ये बुक सेलर्स ये पब्लिक को बुक्स कैसे सेल करते, अपना प्रोडक्शन कैसे बनाते, अपना पैसा कैसे बनाते, तो उन्होंने कुछ आइडियाज डेवलप की कि जो इलिटरेट लोग हैं उनको भी क्या होना चाहिए, बुक फिजिबल होनी चाहिए पढ़ने के लिए। अभी कैसे कर सकते हैं, उसके कुछ जरिए हैं। वाइडर रिच ऑफ द प्रिंटेड वर्क, इवन दोज हु डिड नॉट रीड कुड सर्टेनली एंजॉय लिसनिंग टू द बुक्स being read out। अभी जो लोग होते थे जिनको पढ़ना आता था वो ओरली लोगों को सुना देते थे, ठीक है, तो उससे सेलर्स लोगों ने इस पे फोकस ज्यादा किया। Printers began publishing popular ballads and folk tales and such books could be profusely illustrated with the pictures। अभी उन्होंने जो भी बुक्स बनाए, जो भी पोएम्स बनाए, उसमें उन्होंने पिक्चर्स ऐड करना चालू कर दिया। पिक्चर से क्या होता है, आदमी अगर कोई भी बुक है, आपको बोरिंग बुक लग रही पर पिक्चर्स है तो आप पिक्चर्स देख के वो बुक एंजॉय कर लेते हो। तो यही इलिटरेट लोगों पे ये बुक सेलर्स ने क्या नया इन्वेंशन किया कि उसमें पिक्चर्स ऐड करना उन्होंने चालू कर दिया। These were then sung and recited at gatherings in the villages and the taverns in the towns। अभी यही जो पोएम्स होती थी, यही पोएम्स कहाँ पे बोली जा रही है, गैदरिंग्स में बोली जा रही है। जो पब्लिक गैदरिंग्स होती है, टैवर्न्स होते थे, कॉफी शॉप्स होते थे, ठीक है। टैवर्न्स मतलब ऐसी जगह जहाँ पे लोग मिलने गुलने आते हैं, बात करने आते हैं। तो ऐसे जगह पे जो पोएम्स है रिसाइट की गई, गाने बोले गए, फोक जो सॉन्ग्स है वो गाए गए, और लोग ये बुक्स थे उसको और ज्यादा एंजॉय करते गए।
बैलाड मतलब क्या होता है? बैलाड मतलब एक हिस्टोरिकल अकाउंट और फोक टेल, एक स्टोरी दैट इज संग और रिसाइटेड, जो गाई जाती है, बोली जाती है। टैवरन्स मतलब ऐसे प्लेसेस जो लोग वहां पे गैदर करते हैं, अपना खाना खाते हैं, ठीक है, और लोग एक दूसरे से मिलने के लिए आते हैं, दे आर कॉल्ड एज टैवरन्स। ये जो फोटो है ये टैवरन का ही है। ओरल कल्चर दस एंटर द प्रिंट एंड प्रिंटेड मटेरियल ओरली ट्रांसमिटेड, इसलिए बुक्स जैसे बढ़ने लग गए, इससे क्या होने लग गया? ओरल कल्चर जो है वो बढ़ने लग गया। लोग अभी बुक्स को, जो लोगों को बुक्स पढ़ते आती थी वो बुक्स पढ़ते थे, और जो बाकी लोग होते जो इलिटरेट थे, उनको पढ़ते नहीं आता, उनको सुनाते थे। द लाइन दैट सेपरेट्स द ओरल रीडर कल्चर्स बिकेम ब्लर्ड। अभी ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम क्या होने लग गया? जो लोग ओरली बुक्स सुनाते थे और जो ओरली सुनते थे, ये लोगों में अभी जो लाइन थी, एक जो लाइन थी वो क्या होने लग गई? ब्लर होने लग गई। ये जो लाइन है वो क्या होने लग गई? मिटने लग गई, ठीक है। The hearing public and the reading public became intermingled, मतलब जो hearing public, जो सुनने वाली जो पब्लिक थी और जो बोलने वाली पब्लिक थी, वो क्या होने लगे? इंटरमिंगल होने लगे। मतलब लोगों को अभी धीरे धीरे पढ़ना आना शुरू हो गया। नेक्स्ट है रिलीजियस डिबेट्स एंड द फियर ऑफ प्रिंट। अभी ये रिलीजियस डिबेट में हम लोग देखेंगे कि जो रिलीजन है, ठीक है, अभी यूरोप में कौन सा रिलीजन एग्जिस्ट करता है? यूरोप में एग्जिस्ट करता है क्रिश्चियनिटी, ठीक है, यूरोप में एग्जिस्ट करता है क्रिश्चियनिटी। अभी ये जो क्रिश्चियनिटी जो रिलीजन है, क्रिश्चियनिटी जो यूरोप में एग्जिस्ट कर रहा है, लोग अभी टेक्स्ट पढ़ेंगे, लोग बुक्स पढ़ेंगे, ऐसे इंटेलेक्चुअल लोगों के बुक्स पढ़ेंगे जो रीजन मांगते हैं कुछ प्रैक्टिसेस का, कुछ कस्टम्स का, ठीक है। अभी जो चर्च है, चर्च की कुछ प्रैक्टिसेस है, भगवान को प्रे करना है, चर्च में जाना है, बहुत सारे उनके कस्टम्स हुआ करते थे। कुछ इंटेलेक्चुअल लोग जो यूरोप में रहते थे, उन्होंने ये चर्च की जो प्रैक्टिसेस थी उसको चैलेंज करना चालू कर दिया। अभी चैलेंज करना, उन्होंने चैलेंज, पहले जो लोगों को होता था, लोगों को बताया नहीं जाता था, कम्युनिकेट नहीं किया जाता था, पर अभी ये इंटेलेक्चुअल लोग क्या करते थे? अपने बुक्स लिखते थे और लोगों को समझाते थे कि ये जो कस्टम है ये कैसे चलते आ रहा है, जो राजा है वो कैसे काम कर रहा है, ठीक है। तो ये जो चैलेंज था, ये रिलीजन्स को यहाँ पे प्रिंट की वजह से देखना पड़ा, ठीक है। प्रिंट क्रिएटेड द पॉसिबिलिटी ऑफ वाइड सर्कुलेशन ऑफ आइडियाज। अभी प्रिंट की वजह से क्या होने लग गया? जो उनके आइडियाज थे, लोगों के जो नए नए आइडियाज थे, नए नए पोएम्स थे, स्टोरीज थे, वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक क्या होने लग गए? पहुंचने लग गए, ठीक है। एंड इंट्रोड्यूस न्यू वर्ल्ड टू डिबेट्स एंड डिस्कशन। और इसकी वजह से क्या होने लग गया? एक नई दुनिया का आविष्कार होने लगा, एक नई दुनिया क्रिएट होने लग गई जो डिबेट और डिस्कशन पे डिपेंड होगी। डिबेट और डिस्कशन मतलब अभी लोग क्या करेंगे? अगर कोई भी चीज, कोई भी एक्टिविटी अगर हो रही है तो कोई भी एक्टिविटी का वो रीजन मांगेंगे, ठीक है। डिबेट डिस्कशन करेंगे, टॉपिक्स के डिबेट डिस्कशन करेंगे। इवन दोज हु डिसएग्रीड विद द एस्टैब्लिश्ड अथॉरिटीज कुड नाउ प्रिंट एंड सर्कुलेट देयर आइडियाज। मतलब जो भी लोग, जो अथॉरिटी है, फॉर एग्जांपल अगर मोनार्की एग्जिस्ट कर रहा है, ठीक है, मोनार्की है, राजा है, तो राजा के साथ अगर डिसएग्री कर रहे हैं, ठीक है, तो वो भी आइडियाज क्या किए जाते थे? सर्कुलेट किए जाते थे कि अगर ये राजा स्पेसिफिक राजा है तो ये राजा जो काम कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, गलत कर रहा है। ये प्रिंट्स में छापा जाता था, लोगों को बताया जाता था कि राजा जो काम कर रहा है वो सही नहीं कर रहा है, ठीक है। नॉट एवरीवन वेलकम द प्रिंटेड बुक्स। अभी जो प्रिंटेड बुक्स थे, बहुत सारे लोगों ने बुक्स को तो पढ़ना एंजॉय किया, ठीक है, पढ़ना उनको अच्छा लगा, नए नए आइडियाज सर्कुलेट हो रहे थे, पर कुछ सेक्शन लोग ऐसे थे जिन्होंने प्रिंट कल्चर को वेलकम नहीं किया था, उनको प्रिंट कल्चर अच्छा नहीं लग रहा था, ठीक है। इट वॉज फियर्ड बाय रिलीजियस अथॉरिटीज। जैसे मैंने बताया, जो रिलीजियस अथॉरिटी है, फॉर एग्जाम्पल जो चर्च होता था, उसको ये जो प्रिंट कल्चर है उससे बहुत ज्यादा डर लगने लग गया था, क्योंकि जो लोग थे वो क्या करने लग गए थे? चर्च के आइडियाज को चैलेंज करने लग गए थे। एंड मोनार्क, और जो मोनार्कीज, पहले तो रिलीजियस भी थे और दूसरे मोनार्कीज, मोनार्कीज मतलब राजा। अभी लोग रिलीजन को भी चैलेंज करेंगे और राजा को भी चैलेंज करेंगे। As well as many writers and artists, if there were no control over what they were printed and read, then rebellious and irreligious thoughts might spread. अभी राजा और ये जो रिलीजियस अथॉरिटी, उनको क्या लगने लग गया? अगर ये जो प्रिंट कल्चर है उसके ऊपर अपना कंट्रोल नहीं रहा, अगर कंट्रोल नहीं है तो लोग क्या करेंगे? कुछ भी आइडिया स्प्रेड करेंगे, कुछ भी रूमर स्प्रेड करेंगे, जिससे कि जो सोशल स्ट्रक्चर है वो क्या हो सकता है? डिस्टर्ब हो सकता है। If that happened, the authority of valuable literature will be decided. अगर ये हो गया, लोगों ने चैलेंज करना चालू कर दिया और यहाँ पे लिमिट, लोगों के प्रिंट कल्चर पे अगर लिमिट नहीं लगाई, तो क्या हो सकता है? जो सोशल स्ट्रक्चर है वो डिस्टर्ब हो सकता है। Implication of the print culture and the religious sphere of life in the early modern Europe. अभी अर्ली मॉडर्न यूरोप में ये प्रिंट कल्चर की वजह से क्या क्या हो रहा था? 1517 में मार्टिन लूथर नाम का एक रिलीजियस रिफॉर्मर है। रिलीजियस रिफॉर्मर मतलब ऐसा आदमी होता है जो रिलीजन्स में चेंज लाने का काम करता है। जो रिफॉर्मर मतलब एक्चुअली जो चेंज लाने का काम करता है, दैट इज कॉल्ड एज रिफॉर्मर। और रिलीजियस रिफॉर्मर मतलब जो रिलीजियस की कुछ प्रैक्टिसेस उसको अपोज करता है, रिलीजियस में रिफॉर्म लाना चाहता है, उसको रिलीजियस रिफॉर्मर बोला जाता है। अभी रिलीजियस रिफॉर्मर यहाँ पे कौन है? मार्टिन लूथर है। मार्टिन लूथर क्या करता है? वो लिखते हैं 95 थीसिस। यहाँ पे आप लोग देख सकते हो उन्होंने क्या लिखा है? 95 थीसिस का बुक लिखा है। अभी 95 थीसिस में उन्होंने जो रोमन कैथोलिक चर्च है, ठीक है,
उसके प्रैक्टिसेस और उसके रिचुअल्स को उसने क्या किया है, अपोज किया है कि जो प्रैक्टिसेस चर्च के कौन से प्रैक्टिसेस गलत है और ये प्रैक्टिसेस क्यों करनी चाहिए, कैसे करनी चाहिए, उसके ऊपर उसने क्या किया है, बुक लिखा है। और यही बुक का कॉपी उसने क्या किया, ये चर्च जो विटनबर्ग में जो चर्च है उसके दरवाजे पे उसने पेस्ट किया था। ठीक है, इट चैलेंज द चर्च टू डिबेट हिज आइडियाज। अभी ये मार्टिन लूथर ने क्या किया, चर्च को चैलेंज कर दिया कि आपके जो आइडियाज है, चर्च का जो भी आइडियाज है, वो चर्च के आइडियाज आप हमको उसके ऊपर डिबेट करके दिखाओ, जो आइडियाज है वो सही है, कैसे सही है आप हमको बताओ। ठीक है, लूथर राइटिंग वर इमीडिएटली रिप्रोड्यूस इन वास्ट नंबर एंड रिच वाइडली। अभी लूथर की जो 95 थीसिस का जो लिखा था उसने बुक, वो बुक बहुत ज्यादा जगह पे क्या होने लग गया, छपने लग गया, लोग उसको रीड करने लग गए कि यार ये कैसा आदमी है जो चर्च को चैलेंज कर रहा है। और जो आदमी वो मार्टिन लूथर जो भी चीजें बोल रहा था वो लोग उसको एग्री भी करने लग गए थे कि चर्च की जो प्रैक्टिसेस है वो क्यों है, कैसा है। ठीक है, तो उसकी पॉपुलैरिटी धीरे धीरे बढ़ गई थी। ठीक है, दिस लीड टू द डिवीजन विद इन द चर्च एंड द बिगिनिंग ऑफ द प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन। और यही किसी का बिगिनिंग होता है, एक प्रोटेस्टेंट रिफॉर्मेशन का बिगिनिंग होता है। ठीक है, नेशनलिज्म इन यूरोप में हम लोगों ने पढ़ा था, नेशनलिज्म इन यूरोप में चर्च में दो सेक्ट्स होते हैं। ठीक है, एक कैथोलिक होता है और एक प्रोटेस्टेंट होता है, एक कैथोलिक होता है और एक प्रोटेस्टेंट होता है। ठीक है, अभी एक कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट होते हैं। ये प्रोटेस्टेंट मूवमेंट वही है जो चर्च में जो लोग होते हैं उसके जो फॉलोअर्स है वो डिवाइड हो जाते हैं। ये प्रोटेस्टेंट का मूवमेंट है, यही पायनियर होता है मार्टिन लूथर। ये जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट है वो स्टार्ट कर देता है, मतलब चर्च के जो मानने वाले लोग हैं उसमें क्या हो जाता है, एक डिवाइड आ जाता है। Luther's translation of the New Testament sold 5,000 copies within few weeks and the second edition appeared within 3 months. अभी जो लूथर मार्टिन की जो 95 थीसिस का जो बुक था, 95 थीसिस, ये कम 5,000 से भी ज्यादा उसके कॉपीज क्या हो गए, सोल्ड हो गए। और उसका जो नया एडिशन था विदिन 3 मंथ्स भी आ गया। ठीक है, मतलब ये बहुत ज्यादा वाइडली एक्सेप्टेड था और लोग वो उसको बहुत ज्यादा पॉपुलर बनाने की कोशिश कर रहे थे। डीपली ग्रेटफुल टू द प्रिंट, लूथर सेड प्रिंटिंग इज द अल्टीमेट गिफ्ट ऑफ गॉड एंड ग्रेटेस्ट फंड। अभी जो मार्टिन लूथर है वो क्या बोलता है, जो प्रिंट है ये भगवान का दिया गया एक बड़ा गिफ्ट है लोगों को चेंज करने का, रिफॉर्म्स लाने का। Print brought about a new intellectual atmosphere and helped spread the new ideas that would lead to the reformation. अभी जो प्रिंट है, ये प्रिंट क्या कर रहा है, एक नए इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर क्रिएट कर रहा है। नए इंटेलेक्चुअल एटमॉस्फेयर मतलब क्या, इंटेलेक्चुअल मतलब जो एवरेज लोगों से कुछ थोड़े ज्यादा स्मार्ट है उसको इंटेलेक्चुअल लेवल के लोग बोला था। अभी एक नए इंटेलेक्चुअल के लेवल के लोग तैयार हो रहे हैं ये प्रिंट कल्चर की वजह से। वो बुक्स रीड कर रहे हैं, वो क्वेश्चंस कर रहे हैं, डिबेट कर रहे हैं, डिस्कशन कर रहे हैं। इससे क्या हो रहा है, एक नया रिफॉर्म सोसाइटी में क्या देखने को मिल रहा है, जो सोशल स्ट्रक्चर है वो चेंज हो रहा है। ठीक है, Protestant Reformation, the 16th century movement to reform the Catholic Church dominated by Rome. Martin Luther was one of the main Protestant reformer. अभी 16th century में एक मूवमेंट रन किया गया कि जो रोमन कैथोलिक चर्च है, रोमन कैथोलिक चर्च है, उसके जो प्रैक्टिसेस है वो चैलेंज करने पड़े। ठीक है, उसके डिबेट डिस्कशन में उन्होंने जो प्रोटेस्टेंट मार्टिन लूथर था उसने चैलेंज किया, किसके, रोमन कैथोलिक के प्रैक्टिसेस चैलेंज कर दिए। सेवरल ट्रेडिशन ऑफ एंटी कैथोलिक क्रिश्चियन डेवलप आउट ऑफ द मूवमेंट। इसकी वजह से क्या होने लग गया कि बहुत सारे मूवमेंट डेवलप होने लग गए जो कैथोलिक लोग थे उनके प्रैक्टिसेस पे, उनके रिचुअल्स पे। लोगों ने मार्टिन लूथर को एक्सेप्ट करना चालू कर दिया। अभी ये जो पेंटिंग है, ये पेंटिंग बता रही है प्रिंट के बारे में जो मॉडर्न यूरोप में हो रहा है। ठीक है, ये जो प्रिंट है वो कैसे, इट इज कैरीड बाय द गॉडेसेस ऑन टू साइड्स। यहाँ पे देख सकते हो ये प्रिंट है, ये कैरी हो रहा है दो गॉडेसेस से। ठीक है, दोनों साइड में, ऑन द टू साइड्स ऑफ द गॉडेसेस ब्लेसिंग द मशीन आर मिनर्वा, एक भगवान का नाम है मिनर्वा एंड द अदर दूसरे भगवान का नाम है मर्क्यूरी। ये दोनों क्या कर रहे हैं, उसको धरती पे ला रहे हैं। द वुमेन इन द फोरग्राउंड आर होल्डिंग द प्लेक्स विद द पोर्ट्रेट्स ऑफ 6 पायनियर पेंटर्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। अभी नीचे जो वुमेन है ये देखो आप, ये यहाँ पे 5 अलग अलग ये जो प्लेक्स है उसको होल्ड कर रहे हैं। और जो लेफ्ट साइड में ये जो फोटो है ये किसका है, ये गुटनबर्ग का है, जिसने ये जो प्रिंट टेक्नोलॉजी है उसका इन्वेंशन किया। ठीक है, ये फोटो, ये जो पेंटिंग है ये उसको डिपिक्ट कर रही है। नेक्स्ट है प्रिंट एंड डिसेंट। अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है प्रिंट एंड डिसेंट, ये टॉपिक में हम लोग देखने वाले कि रिलीजियस जो इंटरप्रिटेशन था फेथ का वो कैसे होने लग गया और आगे जो यूरोप की सोसाइटी वो कैसे धीरे धीरे चेंज होने लगी। प्रिंट एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मेनी इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ द फेथ। अभी ये प्रिंट जो था, प्रिंट की वजह से जो नए नए इंटेलेक्चुअल लोग थे उन्होंने रिलीजन्स के बारे में लोगों को समझाना चालू कर दिया, सोसाइटी के बारे में लोगों को समझाना चालू कर दिया और मोनार्की के बारे में समझाना चालू कर दिया।
जिसके वजह से क्या होने लग गया, नए नए जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उन्होंने सोसाइटी को धीरे धीरे उनका माइंडसेट चेंज करना चालू कर दिया। इंक्विजिशन मतलब एक फॉरम रोमन कैथोलिक कोर्ट है फॉर आइडेंटिफाइंग और पनिशिंग हेरेटिक्स, ठीक है। अभी नेक्स्ट है, इन द 16th century Menachio, a miller in Italy, reinterpreted the message of the Bible and formulated a view of the God and creation। अभी ये 16th century में इटली में एक आदमी है मेनिक्यो, ठीक है। अभी मेनिक्यो क्या करता है, जो बाइबल है, बाइबल को रीइंटरप्रेट करता है, मतलब उसका मीनिंग बनाता है, भगवान के अलग अपने हिसाब से मीनिंग बनाता है, ठीक है। दिस एनरेज्ड द रोमन कैथोलिक चर्च, इसकी वजह से क्या हो जाता है, रोमन कैथोलिक चर्च उसको पनिश करते हैं, ठीक है। क्या करते हैं, पनिश करते हैं। रोमन चर्च began its inquisition to repress heretical ideas। Monachio was hauled up twice and finally executed। तो लास्ट में उसको क्या किया गया, मारा गया, क्योंकि जो बाइबल था वो बाइबल को इंटरप्रेट करके बाइबल के अलग अलग मीनिंग्स निकाल रहा था। मतलब यहाँ पे वो क्या कर रहा था, चर्च को चैलेंज करने की कोशिश करता था। चर्च ने क्या कर दिया, उसको एट द एंड ऑफ द डे उसको मार दिया। नेक्स्ट है द रीडिंग मैनिया। अभी मैनिया मतलब क्या होता है, जो फेयर होता है, ठीक है, जो कंपटीशन होती है उसको मैनिया बोला जाता है, ठीक है। मैनिया ब्रेसल मैनिया होता है, ब्रेसल मैनिया से ही ये रीडिंग मैनिया, मतलब अभी बुक्स जो है वो बड़े क्वांटिटी में बन रहे हैं, उसके बड़े बड़े मार्केट्स बन रहे हैं, वही मार्केट्स में अभी क्या होगा, ये ज्यादा से ज्यादा बुक्स रीड होंगे। 17 एंड 18 सेंचुरी यूरोप। अभी 17 और 18 सेंचुरी यूरोप में क्या होने लग गया, लिटरेसी रेट बढ़ने लग गए, मतलब जो पढ़ने वाले लिखने वाले जो लोग थे वो बढ़ने लग गए। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा था, इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन की वजह से सारे यूरोपियन इकोनॉमिक्स क्या होने लग गए थे, इकोनॉमिक्स डेवलप होने लग गए, तो इसकी वजह से लोगों ने एजुकेशन लेना भी शुरू कर दिया। एजुकेशन लेने के बाद वो क्या हो गए, लिटरेट होना शुरू हो गए। चर्चेस सेटअप स्कूल्स इन द विलेजेस। अभी चर्चेस जो चर्च होते थे उन्होंने हर एक गांव में स्कूल सेटअप किए। ये स्कूल सेटअप होने की वजह से जो पीजेंट्स और आर्टिसंस के जो बच्चे होते थे वो भी लिटरेट होने लग गए। बाय द एंड ऑफ द 18th सेंचुरी, अभी 18th सेंचुरी खत्म होते तक कितने लोग, जो लिटरेसी लेवल थी वो 60% से कितनी हो गई, 80% हो गई। एज द लिटरेसी एंड द स्कूल स्प्रेड इन यूरोप कंट्रीज देयर वाज अ वर्चुअल रीडिंग मैनिया। अभी जैसे स्कूल्स और स्कूल्स डेवलप होने लग गई तो उसकी वजह से क्या होने लग गई, जो रीडिंग की जो हैबिट थी वो लोगों में ज्यादा और बढ़ने लग गई। People wanted books to read and printers produced books in the ever increasing number। अभी जो लोग थे, जो लोग थे, ठीक है, जो यूरोप में जितने भी लोग थे उनके अभी जो बुक्स के लिए डिमांड थी वो क्या होने लग गई, बढ़ने लग गया। और जो प्रिंटर्स थे ये क्या करने लगे, और ज्यादा नंबर में बुक्स प्रोड्यूस करना शुरू हो गए। न्यू फॉर्म्स ऑफ पॉपुलर लिटरेचर अपीयर फॉर द न्यू ऑडियंसेस। अभी नए फॉर्म ऑफ लिटरेचर डेवलप होना शुरू हो गया। फॉर एग्जांपल कुछ जो लोग होते हैं, आज आप लोग मूवीज देखते हो, मूवीज में आप लोगों को, कुछ लोगों को साईफाई मूवीज अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को हॉरर मूवीज अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को जो रोमांटिक मूवीज है वो अच्छे लगते हैं, कुछ लोगों को बायोग्राफीज अच्छी लगती है, ऑटोबायोग्राफीज अच्छी लगती है, ठीक है। तो अलग अलग इन द सेम वे जैसे मूवीज में आप लोगों को अलग अलग जो लिटरेचर, अलग अलग टाइप्स मूवीज के देखने को मिलते हैं, इन द सेम वे जो बुक्स होते हैं, बुक्स में भी अलग अलग टाइप्स लोगों के प्रेफरेंस क्या होने लग गए, बढ़ने लग गए। बुक सेलर एम्प्लॉयड पेडलर्स। अभी जो बुक सेलर्स थे उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, पेडलर्स को अपॉइंट करना चालू कर दिया, मतलब जो डोर टू डोर जाके अपने बुक्स बेचने लग गए। देयर वर एल्मेनेक्स और रिचुअल कैलेंडर्स अलोंग विद द बैलाड्स एंड फोक टेल्स। एल्मेनेक क्या होता है, एल्मेनेक मतलब आप लोग देखते होंगे आपके घर में कैलेंडर होगा तो उसमें जो एस्ट्रोलॉजी है उसके बारे में बताया जाता है, तो कि कोई भी प्लैनेट है उसके हिसाब से आप कनेक्टेड है, ठीक है। तो आपका जो एस्ट्रोलॉजी है, आपको दिन अच्छा जाएगा खराब जाएगा, वो एल्मेनेक लिखा होता है। तो ये एल्मेनेक भी क्या होने लग गए, एल्मेनेक की भी डिमांड बढ़ने लग गई, एल्मेनेक भी बनने लग गए। एंटरटेनमेंट बिगेन टू रीच ऑर्डिनरी रीडर्स एज वेल। अभी जो एंटरटेनमेंट था, बुक से जो एंटरटेनमेंट मिलता था ये अभी पहले बस रिच सेक्शन को होता था, अभी किसको मिलने लग गया, जो मिडिल क्लास सेक्शन है और जो लोअर सेक्शन है उनको भी एंटरटेनमेंट मिलना शुरू हो गया, ठीक है। इन इंग्लैंड पेनी चैपबुक वर कैरीड बाय द पिटी पेडलर्स नोन एज चैपमैन। अभी ये जो चैपमैन होता था, ये चैपमैन क्या करता था, साइकिल पे जो बुक्स होते थे, यहाँ पे फोटो दिया हुआ है उसका, ठीक है, एक मिनट में फोटो दिखा देता हूँ आपको। ये होता था, ये चैपमैन होता था। ये चैपमैन क्या करता था, डोर टू डोर जाता था, ये बुक्स उसके पास होते थे और ये बुक्स डोर टू डोर जाके क्या करता था, बेचता था। इसी को क्या बोला जाता है, चैपमैन। अभी ये जो चैपमैन होता था, ये बुक सेलर्स तो ये चैपमैन को अपॉइंट करने लग गए। इन फ्रांस वेयर द बिलिकेट ब्लू व्हिच वेर लो प्राइस स्मॉल बुक्स प्रिंटेड ऑन पुअर क्वालिटी पेपर्स एंड बाउंड इन अ चीप ब्लू कलर। अभी जो बुक्स होते थे ये मिडिल क्लास लोगों के लिए और लोअर सेक्शन के लिए उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, ये जो ब्लू बुक्स है फ्रांस में ये बनाना चालू कर दिया। दिस ब्लू कवर वाले बुक्स, दिस देन देयर वर द रोमांसेस प्रिंटेड ऑन 4 to 6 पेजेस। अभी यही बुक्स पे क्या होते थे, रोमांसेस पे प्रिंटेड होते थे 4 से 6 पेजेस तक। बुक्स वेर ऑफ वेरियस साइजेस एंड इंटरेस्ट। अभी बुक्स जो होते थे वो अलग अलग साइज से बनने लगे, छोटे बुक्स होते थे, बड़े बुक्स होते थे, अपने साइज के हिसाब से, लिटरेचर के हिसाब से।
चैप बुक टर्म, अभी चैप बुक क्या होता है? एक छोटा बुक होता है। चैप बुक मतलब एक छोटा बुक होता है, एक छोटा सा आप जो पॉकेट में कैरी कर सकते हो, कहीं भी जाके बस में रीड कर सकते हो, लाइब्रेरी में रीड कर सकते हो, घर पे रीड कर सकते हो, बाहर वॉक करते करते गार्डन में रीड कर सकते हो। ऐसे छोटे छोटे बुक्स होते हैं, उसको चैप बुक्स बोला था। और ये चैप बुक्स बेचने वाले आदमी को चैपमैन बोला जाता था। ठीक है, ये फोटो आप लोगों को दिखाया मैंने। The periodic presses in the 18th century combining information about the current affairs with the entertainment। अभी नए नए बुक्स 18th सेंचुरी में बनने लग गए जो क्या बताएंगे? करंट अफेयर्स के बारे में बताएंगे। करंट अफेयर्स मतलब क्या क्या कंट्री में हो रहा है, पॉलिटिकल न्यूज क्या हो रही है, इकोनॉमिक न्यूज क्या हो रही है, ठीक है, कहाँ जो है वो क्राइम एक्टिविटीज ज्यादा हो रही है, ये सारी इंफॉर्मेशन ये अभी क्या कर रहे हैं? बुक्स में छाप रहे हैं विद द फॉर्म ऑफ एंटरटेनमेंट। न्यूज़पेपर एंड जर्नल्स कैरिड इंफॉर्मेशन, अभी न्यूज़पेपर्स भी छपने लग गए, जर्नल्स भी बनने लग गए, अलग अलग इंफॉर्मेशन को लेके जो लोग अभी क्या करेंगे? यही न्यूज़पेपर को इंफॉर्मेशन को पढ़ेंगे। पहले बुक्स रीड की जाती थी, अभी न्यूज़पेपर्स रीड किए जाएंगे। आइडियाज अबाउट साइंस, रीजन एंड रैशनैलिटी फाउंड देयर वे इनटू द पॉपुलर लिटरेचर। अभी जैसे बुक्स डेवलप होने लग गए तो साइंस जैसे सब्जेक्ट, रीजनैलिटी, रैशनैलिटी जैसे सब्जेक्ट, ह्यूमैनिटीज जैसे सब्जेक्ट क्या होने लग गए? डेवलप होने लग गए और पॉपुलर होने लग गए। प्रिंट्स एंड पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर स्टिमुलेटेड मेनी डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल इंटरप्रिटेशन ऑफ फेथ इवन अमंग लिटिल एजुकेटेड वर्किंग क्लास। अभी क्या होने लग गया? जो प्रिंट और पॉपुलर रिलीजियस लिटरेचर जो होते थे, प्रिंट और जो रिलीजियस लिटरेचर जो होते थे, जो डिस्टिंक्टिव इंडिविजुअल का जो इंटरप्रिटेशन है, मतलब जो अलग अलग लोग हैं जो धर्म को या जो रिलीजन को अलग अलग व्यू से, अलग अलग एंगल से देखते हैं, उनके भी आइडियाज अभी ये मिडिल क्लास लोगों को देखने को मिल रहे थे, लोअर क्लास लोगों को देखने को मिल रहे थे। The ideas of scientists and philosophers now became more accessible to the common people। अभी जो भी इंटेलेक्चुअल लोग थे, जो साइंटिस्ट थे, बड़े बड़े लोग थे, उनके अलग अलग आइडियाज होते थे, ये आइडियाज अभी कहाँ तक पहुंचने लग गए? ये कॉमन मैन तक पहुंचने लगे। साइंटिस्ट लाइक आइजैक न्यूटन बिगन टू पब्लिश द डिस्कवरीज। अभी ये जो आइजैक न्यूटन है, ये उन्होंने अलग अलग जो डिस्कवरीज की थी, ये लोगों को पता चलने लगे कि जो डिस्कवरी है क्या है, उससे क्या होता है। फिर उसके बाद जो अलग साइंटिफिकली लाइक माइंडेड रीडर्स जो होते थे, जैसे कि थॉमस पेन है, ठीक है, फिर उसके थॉमस पेन के बाद जीन जैकस रोजी है, फिर उसके बाद जो वॉल्टेयर है, उसके भी जो आइडियाज है ये लोगों को पता चलने लग गए कि ये लोग क्या लिखते हैं, उनका मीनिंग क्या होता है, उससे सोसाइटी कैसे चलती है और इसकी वजह से क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं। ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट ऑफ द वर्ल्ड। अभी ये जो नेक्स्ट टॉपिक है, ठीक है, अभी इसमें जो लुइस सेबेस्टियन मर्सियर है, ठीक है, ये एक नोवेलिस्ट है, कहाँ का? फ्रांस का एक नोवेलिस्ट है। वो क्या डिक्लेयर करता है? प्रिंटिंग प्रेस इज द मोस्ट पावरफुल इंजन ऑफ प्रोग्रेस। वो बोलता है कि जो प्रिंटिंग प्रेस है ये प्रोग्रेस का एक पावरफुल इंजन है, मतलब लोग कम समय में क्या कर सकते हैं? ज्यादा प्रोग्रेस कर सकते हैं। एंड पब्लिक ओपिनियन इज फोर्स दैट विल स्वीप द डेस्पोटिज्म अवे। अभी डेस्पोटिज्म मतलब डेस्पोटिज्म मतलब एक ऐसा गवर्नमेंट, एक ऐसा आदमी जो अपनी खुद की मनमानी करता है। तो इन्होंने क्या बोला कि अगर ये प्रिंट कल्चर है क्या करेगा? ये डेस्पोटिज्म को खत्म करेगा और ये लोगों के जो आइडियाज है वो और ज्यादा लोगों के प्रोग्रेस में हेल्प करेगा। इन मर्सियस नोवेल द हीरोज आर ट्रांसफॉर्म बाय द एक्ट्स ऑफ रीडिंग। अभी उनके नोवेल में जो हीरोज होते थे वो हीरो कैसे बन रहे हैं? रीड करके, बुक्स रीड करके वो क्या हो रहे हैं? हीरो बन रहे। Convinced of the power of printing in the beginning enlightenment and destroyed the basis of despotism, Mercier proclaimed। उन्होंने क्या बोला? पहले जो प्रिंट है वो क्या कर रहा है? लोगों को एनलाइट कर रहा है। एनलाइटनमेंट होने के बाद, एनलाइटन मतलब लोगों को एक रैशनल ह्यूमन बीइंग बना रहा है, और जिससे कि जो डेस्पोटिज्म जैसे जो आइडियाज है वो क्या हो जाएंगे? कम हो जाएंगे। डेस्पोटिज्म जैसे लोग कम हो जाएंगे। ट्रेम्बल देयरफॉर टायरेंट्स ऑफ द वर्ल्ड, ट्रेम्बल बिफोर द वर्चुअल राइटर, ये उन्होंने स्टेटमेंट दिया था, ठीक है। अभी नेक्स्ट है प्रिंट कल्चर एंड द फ्रेंच रेवोल्यूशन। अभी जो प्रिंट कल्चर था हमने 9th स्टैंडर्ड में आप लोगों ने पढ़ा है। फ्रेंच रेवोल्यूशन वाज द फर्स्ट क्लियर एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म इन यूरोप, ठीक है। प्रिंट पॉपुलराइज द आइडियाज ऑफ एनलाइटनमेंट थिंकर्स। अभी जो प्रिंट होता था वो क्या करता था? जो पॉपुलर जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनकी जो आइडियाज थे उसको पॉपुलर करता था, ज्यादा लोगों तक पहुंचाने का काम करता था। क्रिटिकल कमेंट्री ऑन ट्रेडिशन, सुपरस्टिशन एंड डेस्पोटिज्म। अभी क्या होता था? ये जो बुक्स होते थे, ये बुक्स में जो इंटेलेक्चुअल लोग थे वो क्या करते थे? कमेंट्री करते थे, लोगों को समझाते थे
जो ट्रेडिशन है, ये ट्रेडिशन में पॉजिटिव्स क्या है, नेगेटिव्स क्या है, ये ट्रेडिशन को और कैसे चेंज किया जा सकता है, जो सुपरस्टिशन है, जो मान्यता है, ठीक है, जो गलत होती थी उसको उन्होंने क्या करना चालू कर दिया, चैलेंज करना चालू कर दिया। जो डेस्पोटिक रूल है, मैंने पहले बताया कि जो अपना कोई मनमानी करता था, राजा मनमानी करता था, चर्च मनमानी करता था, उसको लोगों ने चैलेंज करना चालू कर दिया। दे आर्ग्यू फॉर द रूल ऑफ द रीजन रादर देन द कस्टम। उन्होंने क्या आर्ग्यू करना चालू कर दिया, आप जो भी एक्टिविटी कर रहे हो उसका आप रीजन दो, ना कि उसको बस एक कस्टम बनाओ जो अंधाधुंध, जो ब्लाइंडली आपको फॉलो करना है, ठीक है। दे अटैक द सेक्रेड अथॉरिटी ऑफ द चर्च एंड द डेस्पोटिक पावर ऑफ द स्टेट। लोगों ने क्या करना चालू कर दिया, चर्च की जो अथॉरिटी थी उसको चैलेंज करना चालू कर दिया, और जो राजा का जो डेस्पोटिक रूल था, जो अपनी खुद की मनमानी करता था, उसको चैलेंज करना चालू कर दिया। द राइटिंग्स ऑफ द वोल्टेयर एंड रोज़ियो वर रेड वाइडली। अब ये जो इंटेलेक्चुअल लोग हैं, उनकी जो राइटिंग्स होती थी वो क्या करने लग गए, और ज्यादा लोग जो थे वाइडली उसको एक्सेप्ट करने लग गए, उनके आइडियाज को एक्सेप्ट करने लग गए। प्रिंट क्रिएटेड अ न्यू कल्चर ऑफ डायलॉग एंड डिबेट। अभी प्रिंट की वजह से क्या होने लग गया, एक नया कल्चर डेवलप हो गया डिबेट का, डायलॉग का। मतलब अभी लोग क्या करेंगे, लोग क्वेश्चंस पूछेंगे, राजा को क्वेश्चंस पूछेंगे, चर्च को क्वेश्चन पूछेंगे, ठीक है। ऑल वैल्यूज, नॉर्म्स एंड इंस्टीट्यूशन वर रीवैल्यूएटेड बाय द पब्लिक दैट हैज बिकम अवेयर ऑफ द पावर ऑफ अ रीजन। मतलब अभी जो लोग हैं वो राजा के जो एक्शंस है उसको इवैल्यूएट कर रहे हैं कि राजा जो कर रहा है वो सही कर रहा है कि नहीं। चर्च के जो एक्शंस है उसको रीइवैल्यूएट कर रहे हैं। विद इन द पब्लिक कल्चर न्यू आइडियाज ऑफ सोशल रेवोल्यूशन केम इनटू बीइंग। और इसी की वजह से क्या होने लग गया, एक नया सोशल रेवोल्यूशन होने लग गया। सोशल रेवोल्यूशन मतलब एक बड़ा सा चेंज आने लग गया लोगों की कल्चर में, सोसाइटी में और एक कंट्री में। लिटरेचर दैट मॉक द रॉयल्टी क्रिटिसाइज द मोरालिटी। अभी जो ऐसे लिटरेचर बनाए गए जो मजाक उड़ाते थे राजा का, जो राजा अपने जो मनमानी करता था, अपनी जो लैविश लाइफस्टाइल एंजॉय करता था, उसकी कमेंट्रीज बनाई गई, राजा का मजाक उड़ाया गया, चर्च का मजाक उड़ाया गया। कार्टून्स एंड द कैरिएचर्स सजेस्टेड दैट द मोनार्की रिमेन एब्सॉर्ब्ड ओनली इन द सेंशुअल प्लेजर्स। मतलब ये कमेंट्री, जो कार्टून, ऐसे कार्टून्स बनाए गए जो डिपिक्ट करते थे जो राजा जो था वो बस अपने सेंशुअल प्लेजर्स पे डिपेंड होता था, शराब पीता था, मजा करता था, लग्जरियस लाइफ एंजॉय करता था। और जो गरीब लोग थे वो क्या होते थे, उनको बहुत ज्यादा तकलीफ सहन करनी पड़ती थी। कॉमन पीपल सफर्ड इमेंस हार्डशिप। और जो कॉमन लोग थे उनको क्या करना पड़ता था, बहुत हार्डशिप उनको सहन करनी पड़ती थी। द लिटरेचर क्रिएटेड हॉस्टाइल सेंटिमेंट्स अगेंस्ट द मोनार्की। अभी यही लिटरेचर की वजह से क्या होने लग गए, लोग बहुत ज्यादा हॉस्टाइल हो गए। हॉस्टाइल मतलब राजा को अपना दुश्मन समझने लग गए, राजा के अगेंस्ट बहुत ज्यादा गुस्सा होने लगे। जो राजा जो एक्टिविटीज करता था, गरीब लोगों पे अत्याचार करता था, जो भी उसकी एक्टिविटीज होती उससे वो गुस्सा दिखाना शुरू हो गए। If they read the ideas of Voltaire and Rousseau, they were also exposed to the monarchical and church propaganda. अभी जब लोग थे, लोगों ने जब आइडियाज वोल्टायर के और रोज़ियो के जब आइडियाज पढ़े तो उनको पता चलने लग गया कि जो मोनार्की है वो कैसे गलत काम कर रहा है, जो राजा है वो कैसे अपने पावर्स का मिसयूज कर रहा है, ठीक है, और जो चर्च है वो कैसे अपने जो कल्चर है उसको आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहा है विदाउट एनी रीजन, ठीक है। They were not influenced directly by everything they read or saw. और जो लोग होते थे वो डायरेक्टली कभी इन्फ्लुएंस नहीं होते थे, ठीक है। वो क्या, किससे इन्फ्लुएंस होते थे, डिबेट डिस्कशन से इन्फ्लुएंस होते थे। जैसे कि इंटेलेक्चुअल लोग अगर चर्च को क्वेश्चन पूछ रहे हैं तो चर्च अगर उसको आंसर नहीं कर पा रहा है तो फिर उसके बाद लोग क्या करते थे, उस पर विश्वास रखते थे। दे एक्सेप्टेड सम आइडियाज एंड रिजेक्टेड अदर्स। लोगों ने कुछ इंटेलेक्चुअल जो लीडर्स होते थे उनके आइडियाज एक्सेप्ट करना चालू कर दिया, और कुछ लीडर्स के जो इंटेलेक्चुअल लोग थे उनके आइडियाज को उन्होंने क्या कर दिया, साइड लाइन कर दिया। They interpreted things their own way. Print did not directly shape the minds, but it did open up the possibility of thinking differently. अभी जो प्रिंट होता था, ये प्रिंट कल्चर ने डायरेक्टली लोगों का माइंडसेट चेंज नहीं किया, डायरेक्टली लोगों का जो पूरा कल्चर था वो चेंज नहीं किया, पर उसने दरवाजे खोल दिए, लोगों को सोचने पर मजबूर कर दिया। ऐसे दरवाजे खोल दिए कि जिससे लोग समझ सकते हैं, डिबेट कर सकते हैं, डिस्कस कर सकते हैं और उनका सुना जा सकता है, ठीक है। यहाँ पे मैंने पूरा चैप्टर का पार्ट 1 कंप्लीट किया है, ठीक है। अभी ये पार्ट 1 ये सेशन में मैंने पूरा कंप्लीट किया है, इन डिटेल कंप्लीट किया। इफ यू पीपल स्टिल हैव डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल, ठीक है। नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, बाय बाय।